इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग NGRX के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यों आखिर NGRX हम लोग को यूज करना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, एंगुलर एप्लीकेशन है जो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट है, क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कई सारे फीचर्स ऐड होते गए और बहुत बड़ा एप्लीकेशन बन गया। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस निकल के आता है यहाँ पे, वो हो जाता है डेटा को मैनेज कर पाना। जैसे बैकएंड में डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं, जैसे बैकएंड में डेटा को सेव करेंगे, हम लोग के पास डेटाबेस होता है, उसी टाइप से फ्रंट एंड में भी हम लोग को अच्छे से डेटा को यूज करना चाहिए। ओके, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर आप सपोज दैट मल्टीपल टाइम्स API कॉल करके डेटा को अगर ला रहे हैं, तो क्या होगा कि परफॉर्मेंस सही नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स एक लोड बढ़ जाएगा बैकएंड के ऊपर एंड आने में भी डेटा टाइम लगेगा। बट अगर फ्रंट एंड में ही डेटा पड़ा हुआ है तो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सेम डेटा के लिए आप बार बार API कॉल करना सही नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपको अच्छे से डेटा को यूज करना चाहिए। ओके, तो डेटा का फ्लो इंपॉर्टेंट है, डेटा को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, डेटा को कैसे मैनेज करते थे? तो दोस्तों, उसके लिए आप एक सर्विस बनाते थे। सर्विस अब सर्विस क्यों? क्योंकि सर्विस में क्लास होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। तो आप सेम इंस्टेंस अक्रॉस होल एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि सेम स्टेट जो उसके प्रॉपर्टी हैं, जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका सेम स्टेट मैनेज हो पाएगा। मतलब सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है ए, उसका वैल्यू आप पहले था 10, आप बाद में उसको चेंज कर दिए 20, तो अब उसका वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आपको 20 मिलेगा। ओके, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता तो ये काम नहीं आता। ओके, तो सिमिलरली आप सेम ऑब्जेक्ट को आप इंजेक्ट कर सकते हैं, मे बी कंपोनेंट थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, या फिर एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए भी कर सकते हैं। तो सर्विसेज तो बहुत बढ़िया चीज़ है डेटा को फ्लो कराने के लिए, सेम स्टेट मेंटेन हो पाएगा। ओके, क्योंकि जब भी आप सर्विस बनाते हैं तो आप आइदर प्रोवाइड इन रूट लिखते हैं, या फिर आप नहीं भी लिखें तो आप प्रोवाइडर सेक्शन में आप ऐड करते हैं। तो आप ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सर्विस से लाइक इंजेक्ट। दोस्तों, जब भी आप इंजेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टेंस को ही इंजेक्ट करेंगे, जो क्लास का इंस्टेंस होता है। आप कुछ भी इंजेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे क्लास के भी इंस्टेंस को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अलग उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाते हैं, जैसे DI टोकन हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन, कि किस नेम से आप इंजेक्ट करेंगे और क्या इंजेक्ट करेंगे। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है, यूज़ वैल्यू, यूज़ क्लास, यूज़ एग्जिस्टिंग, यूज़ फैक्ट्री, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आप फंक्शन भी इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं, तो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। और एक और ये तो हो गया, आप सर्विसेज के माध्यम से सेम स्टेट को आप मैनेज कर पाएंगे थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन, या थ्रू आउट द फीचर मॉड्यूल, और मे बी अ पार्टिकुलर सेक्शन। आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों, आप जो है NGRX भी यूज कर सकते हैं। NGRX में बिहेवियरल सब्जेक्ट होता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल हैं, लाइक बिहेवियरल सब्जेक्ट जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, डेटा बड़ी आसानी से फ्लो हो जाता है। तो एक सर्विस से डेटा को हम लाइक प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, और जब भी नेक्स्ट डेटा इमिट होगा तो वही डेटा जो जो सब्सक्राइब किया हुआ है सबको मिल जाएगा। तो कभी भी डेटा को इमिट अगर कोई भी कर रहा है, सपोज एट 50 डिफरेंट कंपोनेंट है, 50 डिफरेंट कंपोनेंट में आप चाहते हैं कि एक जगह मैं डेटा चेंज करूं और ऑल द 50 कंपोनेंट में वो अपडेट हो जाएं, तो कैसे करेंगे? वो RxJS की मदद से कर सकते हैं। तो उसमें आप बिहेवियरल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि सब लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे उसको, और किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट से आप आप डेटा भेजेंगे। ओके, मतलब नेक्स्ट डेटा प्रोड्यूस कर देंगे और हर जगह वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो वो क्या होता है, मल्टीकास्ट हो जाता है।
तो RxJS यूज करके, सर्विसेज यूज करके आप डेटा को मैनेज करते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एप्लीकेशन जब बहुत बड़ा हो तो दोस्तों यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आ जाती है। वो डिफ़िकल्टी क्या आएगा कि साइड इफ़ेक्ट होने लगेगा। किस टाइप का साइड इफ़ेक्ट, कि मान लीजिए कि 50 डिफरेंट कंपोनेंट में आप यूज कर रहे हैं सर्विस को, तो किस कंपोनेंट से वैल्यू चेंज हुआ कैसे ट्रैक करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक कंपोनेंट में आप डेटा को सेट कर रहे हैं, गेट भी कर रहे हैं, तो कहाँ पे हो रहा है, आप कैसे उसको ट्रैक करेंगे? हालांकि आप ट्रैक कर पाएंगे, बट थोड़ा कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाता है और कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं। मान लीजिए कि एक डेवलपर है, उसको बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने की वजह से सारे पार्ट के बारे में उसको मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा वो कोड कर दे वो जिससे किसी दूसरे पार्ट में उसका साइड इफेक्ट क्रिएट हो जाए और उसको वो आइडिया नहीं हो जब वो डेवलप कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो साइड इफेक्ट ना हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें संभावना है। अगर एप्लीकेशन स्मॉल है तो इट्स ऑल राइट, छोटा एप्लीकेशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है RxJS और सर्विसेज के माध्यम से। ओके, डेटा को आसानी से फ्लो कर सकते हैं। बट बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो फ्लो करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा आपको। तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर ऑप्शन आपको मिल जाता है स्टेट मैनेजमेंट। ओके, उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? तो स्टेट मैनेज करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि एक सेंट्रल स्टेट होगा। मीन्स आप जैसे कैसे बैकएंड में एक डेटाबेस होता है, सब लोग उसी से कम्युनिकेट करते हैं। डेटा को सेव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या रिट्राइव करना है, तो वो एक डेटाबेस है, उसी से सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ भी चाहिए तो वो उसी से कम्युनिकेशन होता है। सिमिलरली आप जो है एक सेंट्रल स्टोर बना सकते हैं, उस स्टोर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सेंट्रल स्टेट बना सकते हैं। ओके, तो किसी को भी डेटा चाहिए तो वहाँ से डेटा उठाएगा, किसी को डेटा अपडेट करना है तो वहाँ पे अपडेट करेगा। ओके, ऐड करना है तो वहाँ पे ऐड करेगा। तो दोस्तों आप जो है स्टेट मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे क्या है, साइड इफ़ेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है अलग अलग सर्विसेज पे डिपेंडेंट रहते। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करके हम लोग एक टाइप का डिपेंडेंसी था और साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना था। बट सेंट्रल स्टेट रहेगा तो, क्योंकि सब लोग एक ही सेंट्रल जो आपका स्टेट है, स्टोर है, उसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसमें सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, मतलब ग्रेटेस्ट एडवांटेज, कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि कब डेटा चेंज हुआ, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो ये भी एक मेजर इसका बेनिफिट है। ओके, तो आपको कोड करना बहुत आसान हो जाएगा, डेटा को मैनेज कर पाना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप NGRX या कोई भी सेंट्रल और कोई भी स्टेट मैनेजमेंट टूल्स यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब बात ये आ जाता है कि NGRX फिर क्यों यूज करें। तो दोस्तों NGRX जैसे क्या होता है, रिएक्ट में रेडक्स होता है। रेडक्स भी यही है, सेंट्रल स्टेट मैनेज करने का टूल है। ओके, उसमें क्या होता है कि सब लोग उसी से कम्युनिकेट करते हैं, अपडेट करना है, रिट्रीव करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है, उसी से कम्युनिकेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, रेडक्स वाला पार्ट तो है ही, प्लस RxJS भी है। मतलब अब एक बार डेटा अपडेट हो गया तो सेम डेटा हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि ए का वैल्यू पहले 10 था, अब वो बदल कर 20 हो गया, तो जो जो लोग यूज कर रहे हैं कनेक्टेड हैं उस सेंट्रल स्टेट से और स्टोर से, सेंट्रल स्टोर से जो जो लोग कनेक्टेड हैं सबको लेटेस्ट डेटा, अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। जस्ट लाइक यू कैन से सब्सक्राइबर, और जैसे कैसे होता है डेटा फ्लो होता है, तो मल्टीकास्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एडवांटेज निकल के आ जाता है NGRX को लेकर। तो डेटा का कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। बट आप बोलेंगे कि वेट, इसके फिर लोग यूज क्यों नहीं करते हैं? मीन्स ऐसे तो एंगुलर को ही ऑफिशियली घोषित कर देना चाहिए कि एक स्टेट मैनेजमेंट टूल यूज ही करो। तो दोस्तों इसमें एक लर्निंग कर्व का एक इशू आ जाता है, इसको सीखना पड़ेगा।
ओके, क्योंकि ये एक नया टूल है NGRX का। NGRX या कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का टूल ले लीजिए, तो कोई भी नया अगर आता है और थोड़ा सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो ये एक चैलेंजेस है। ओके, और एक चीज़ और है कि इसमें एक एडिशनल डिपेंडेंसी है। कई सारे कंपनी में बोलते हैं कि हम कम से कम डिपेंडेंसी रखेंगे, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी होता है वो कम से कम रखेंगे ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों क्या होगा कि अब जो है आप जो है NGRX यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, और लेटर ऑन उसका अपडेट आना बंद हो जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, कि एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है, एंगुलर के द्वारा ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि आप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन को, और थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ कर दिए ना तो आपका होल सेटअप गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग कनेक्टेड हैं सेंट्रल स्टेट से। ओके, सेंट्रल स्टोर से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप डिज़ाइन सही से अगर नहीं करते हैं अपने एप्लीकेशन को, तो दिक्कत हो जाएगा और मेंटेनेबल नहीं भी रह सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल होकर डिज़ाइन करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन को। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं। ओके, तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप NGRX को उसका सेटअप कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप जो है गूगल में जाएंगे, गूगल में जाकर आप सर्च करेंगे NGRX। NGRX बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो NGRX इंस्टॉल जस्ट आपको ये टाइप करना है। जैसे ही ये टाइप करेंगे तो ये रहा NGRX इंस्टॉलेशन। आपको कई सारे प्रोसेस मिल जाएंगे, कई सारे वे मिल जाएंगे जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये कमांड है, NPM के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, yarn के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ng कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं, और कुछ यहाँ पे गाइड भी दिया गया है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। तो बड़े आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नाउ ये तो आप समझ गए कि आप इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपने तो ये समझा कि एक हमारा सेंट्रल स्टोर है, डेटा वहाँ पे स्टोर होगा, बट कैसे होगा डेटा स्टोर और कैसे हम प्राप्त करेंगे डेटा, ये जानना इम्पोर्टेंट है। ओके, जब आप रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे ना तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे। तो हमारे पास सेंट्रल स्टोर है, डेटा को स्टोर कैसे करें, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों उसका एक प्रक्रिया है वो करने का। ओके, वो प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले एक्शन आपको बनाना पड़ेगा। ये एक्शन क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक होता है, मतलब एक पार्टिकुलर एक्शन का एक स्पेसिफिक काम होता है। ओके, तो जब वो एक्शन होगा तो उस एक्शन पे वो डेटा में भी वैल्यू को चेंज कर दे। ओके, डेटा के वैल्यू स्टोर में वैल्यू को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब बेस्ड ऑन योर लॉजिक। ऑफ कोर्स आपने जैसा लॉजिक लिखे रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो एक जो है आपके पास एक्शन होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जब यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक डॉम है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद उस इवेंट पे आप कॉल बैक लिखते हैं, और वो कॉल बैक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे जैसे ट्रिगर करते हैं इवेंट को, यहाँ पे उस टर्म को बोलते हैं डिस्पैच। जब इवेंट डिस्पैच होगा, ओके, जब इवेंट डिस्पैच होगा तो आप जो है कुछ लॉजिक लिखते हैं, और उस लॉजिक के आधार पे जो स्टोर है वहाँ उस स्टोर में स्टेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। स्टेट बोलने का मतलब है वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो स्टेट है, अगेन वेरिएबल का वैल्यू ही समझिए उसको, वो चेंज हो जाएगा, आप अपडेट कर सकते हैं बड़े आसानी से जब यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा। तो एक एक्शन हो गया, बट जो जैसे क्लिक ट्रिगर करते थे, क्लिक इवेंट ट्रिगर करते थे तो कॉल बैक होता था,
उसी टाइप से जब वो यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा तो एक उसके लिए रिड्यूसर लिखा रहेगा। ओके, रिड्यूसर आप बनाएंगे, उसी रिड्यूसर में ये लॉजिक होगा। अब जैसे कि आप जैसे क्लिक करते थे तो क्लिक क्या हो गया, इवेंट हो गया, और कॉल बैक क्या हो गया, लॉजिक्स वाला पार्ट हो गया। वैसा ही यहाँ पर भी है, जब भी कोई एक्शन डिस्पैच हो गया तो क्या होगा, रिड्यूसर में उसका लॉजिक लिखा रहेगा कि कैसे हमको क्या चेंज करना है और कैसे चेंज करना है हमारा जो स्टेट है। ओके, तो ये चीज़ लिखा रहेगा रिड्यूसर में। तो आप ये समझ गए कि एक एक्शन होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। जब यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा तो वो जो है दोस्तों रिड्यूसर में जो लॉजिक लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा स्टोर में। ओके, ये समझ गए। बट वहाँ से प्राप्त कैसे करें, डेटा तो स्टोर हो गया बट वहाँ से प्राप्त कैसे करें डेटा को, तो अगेन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर। तो आप क्या क्या समझे यहाँ पे, अभी आप समझे कि एक्शन, रिड्यूसर एंड सिलेक्टर, ये समझ गए। अब दोस्तों एक और चीज़ में चीज़ होता है, वो होता है इफेक्ट। ओके, अभी मैं थ्योरेटिकल थोड़ा आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी मैं आपको कोड भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो हम लोग यहाँ पे थे कि इफेक्ट, ये इफेक्ट क्या करता है, तो इफेक्ट क्या करेगा कि एक एक्शन डिस्पैच होगा तो उसके इफेक्ट पे दूसरा एक्शन डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे हम बटन पे क्लिक किए, सपोज दैट एक फॉर्म है, फॉर्म के नीचे सबमिट बटन है, सबमिट पे क्लिक किए तो एक एक्शन होगा, वो वैल्यू लेकर स्टोर, हमारा जो सेंट्रल स्टोर है वहाँ पे सेव कर देगा कि इसने सेव किया है, ये रहा डेटा स्टोर हो गया। अब जो है, अब हमको तो वहाँ पे स्टोर नहीं करना है, फ्रंट एंड में क्या करेंगे स्टोर करके, उसको तो हमको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो उस एक्शन पे एक और एक्शन ट्रिगर करवाएंगे। तो वो एक्शन क्या करेगा कि फिर से जो डेटा हमारा स्टोर में सेव है वहाँ से वो डेटा को प्राप्त करेगा और उस डेटा को प्राप्त करके एपीआई कॉल करेगा, और एपीआई कॉल करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को एक दूसरा एक्शन डिस्पैच करा के पास कर देगा, और इस प्रकार से वैल्यू चला जाएगा फिर से स्टेट में, स्टोर में चला जाएगा। ओके, एंड क्योंकि अब उसको सेलेक्टर के मदद से आप जो है प्राप्त कर रहे हैं, तो जैसे ही नया वैल्यू आया, नया वैल्यू अपडेट हो गया, सेम वैल्यू आपको उस कंपोनेंट में भी मिल जाएगा। तो उसका एक डायग्राम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, NGRX डायग्राम। तो दोस्तों आप इस डायग्राम पे नज़र डालिएगा, ये आपका पास डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मे बी यहाँ से होगा, नो, ओके, इट्स ऑल राइट। सो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और लेट से इसको यहाँ पे कॉपी करके ओपन इन न्यू टैब, तो मे भी यहाँ पे सही दिखे, नो, नाउ मैं लिंक कॉपी करके मैं इसको ओपन किया, यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसको यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम को। तो एक हमारा स्टोर हो गया, ये बहुत ही सेंट्रल स्टेट है, मीन सेंट्रल स्टोर बोल सकते हैं, यहीं पे सारे स्टेट मैनेज हो रहे हैं। स्टेट मतलब क्या, वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, डेटा। तो यहीं से डेटा सेव होता है, रिट्रीव होता है, जो कुछ भी करना है इसी से करना है, सबको अब इसी से कम्युनिकेट करना है। कंपोनेंट ले लो, सर्विसेज ले लो, डायरेक्टिव पाइप्स कुछ भी ले लो एंगुलर में, सब लोग आप इसी यहीं से कांटेक्ट करेंगे, स्टोर से ही वैल्यू को प्राप्त करेंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। कंपोनेंट कैसे स्टोर में जो भी डेटा सेव है उसको कैसे प्राप्त करेगा, तो सेलेक्टर से, तो सिलेक्टर की मदद से कंपोनेंट प्राप्त कर लेगा। बट अगर इसमें स्टोर में वैल्यू को सेव करना है या अपडेट करना है तो फिर कैसे होगा, तो एक्शन की मदद से होगा, यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा, तो जाएगा रिड्यूसर की मदद से, रिड्यूसर में ऑफकोर्स लॉजिक लिखा रहेगा, उसकी मदद से स्टोर में वैल्यू सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एंड देन इस एक्शन पे एक इफेक्ट होता है, तो दूसरा ये इफेक्ट क्या करेगा कि मे बी लेट से डेटाबेस से वैल्यू को लाएगा, मीन्स बैकएंड एपीआई कॉल कर सकता है, वहाँ से वैल्यू आएगा और उस पर एक और एक्शन डिस्पैच कराकर और ये स्टोर में सेव कर देगा। तो इफेक्ट में दोस्तों याद रखिएगा कि दो एक्शन डिस्पैच होता है। पहला एक्शन डिस्पैच होगा
तो उसके इफेक्ट पे दूसरा एक्शन डिस्पैच होगा। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया। अब चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। ओके, कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अब ये सब चीज़ में आप आई होप कि आपको पता होगा। सबसे पहले स्टोर मॉड्यूल को आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, फॉर रूट समथिंग लाइक दैट। इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन पे आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं इस ओके आपको डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ हम लोग सबसे पहले एक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक्शन फोल्डर बनाए हैं और उसमें एक्शन बनाए हैं, क्योंकि एक्शन तो प्राइमरी है ना। बिना विदाउट एक्शन तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको सेव करना है या अपडेट करना है स्टेट, जो स्टोर है उसके स्टेट को, तो आप एक्शन की मदद से करेंगे। तो एक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? एक्शन क्रिएट करने के लिए एक मेथड है क्रिएट एक्शन। बहुत सिंपल है क्रिएट एक्शन। इन क्रिएट एक्शन आप जो है एक यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे कि ये एक्शन आप किस लिए बना रहे हैं। तो आप बोल देंगे कि कार्ड कंपोनेंट के लिए हम बना रहे हैं, जिसमें गेट कार्ड डेटा एक मेथड है, जिसमें कार्ड का डेटा हमको चाहिए। तो इसमें आप ऐसे क्लियर आप मैसेज यहाँ पे लिख रहे हैं। आप बोलेंगे कि ये सब इसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है? तो दोस्तों ये एक ऐसा पैटर्न है, एक मतलब एक एक स्टैंडर्ड है, एक टाइप का बोल सकते हैं, जो यहाँ पे फॉलो होता है। तो इससे ये मत समझिएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा है, नहीं भी लिखेंगे लिखेंगे तो चलेगा। ओके, बट इससे क्लियर एक इंडिकेशन मिल जा रहा है कि यस ये कार्ड कंपोनेंट के लिए है और गेट कार्ड डेटा मेथड के लिए बना हुआ है। मतलब हर एक एक्शन जो है यूनिक होना चाहिए, उसका एक ही पर्पस है। ओके, वो यूनिक एक्शन डिस्पैच होगा तो उसका जो पर्पस है वो रिड्यूसर में लिखा रहेगा। ये हो गया। दूसरा प्रॉप्स, मतलब कोई, अब जाहिर सी बात है एक एक्शन डिस्पैच होगा तो आप पेलोड पास कर सकते हैं। पेलोड क्या है? डेटा है, तो डेटा पास कर सकते हैं। जैसे कैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें डेटा पास करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे डेटा पास कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉप्स बोला गया है। ओके, प्रॉप्स बोलें, पेलोड बोलें, आर्गुमेंट बोलें, डेटा बोलें, सब मतलब सब एक ही चीज़ को इंडिकेशन किया जा रहा है। ओके, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे प्रॉप्स लिख सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप है उसका। प्रॉप्स तो है बट उसका डेटा टाइप क्या है? तो कार्ड इंटरफेस। कार्ड इंटरफेस में आप डिफाइन किए हुए हैं कि जो डेटा यहाँ पे भेजेंगे उसका एक आईडी होगा, नेम होगा, स्पिरिट्स होगा, एबिलिटीज़ होगा। उसका आईडी स्ट्रिंग में होना चाहिए, नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो अब पहले से कैसा हमारा डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए आप पहले से डिसाइड किए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में आप डेटा यहाँ पे पास करेंगे। तो ये प्रॉप्स, उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप, एंड देन ये जस्ट एक फंक्शन यहाँ पे है। तो दोस्तों ये क्रिएट मतलब एक्शन क्रिएट करना बहुत आसान है। जस्ट क्रिएट एक्शन मेथड यूज करना है आपको, एंड देन आपको एज अ आर्गूमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको उसका डिटेल डालना है, एंड देन प्रॉप्स डालना है। दैट्स इट। प्रॉप्स का डेटा टाइप डाल दीजिए और ये फंक्शन टाइप का है, कॉल कर दीजिए। दैट्स इट। इतना आसान है, एक्शन क्रिएट हो गया। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं रेड्यूसर की ओर। अब रेड्यूसर कैसे बनाएंगे और कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे और कैसे लॉजिक्स लिखे रहते हैं। तो देखिए रेड्यूसर क्या होता है। रेड्यूसर को क्रिएट करना भी बहुत आसान है। जैसे एक्शन को कैसे क्रिएट करते थे, क्रिएट एक्शन, उसी टाइप से क्रिएट रेड्यूसर, ये मेथड यूज करना है। अब इस मेथड में अब जाहिर सी बात है कोई भी मेथड आप यूज करते हैं, ओके, तो कुछ आर्गूमेंट पास करते हैं। अब आर्गूमेंट के बेसिस पे आपका काम होता है। तो इसमें किस फॉर्मेट में आर्गूमेंट पास करेंगे? तो दोस्तों इसमें इनिशियल स्टेट डालते हैं कि सपोज एट इनिशियल का डेटा स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है? तो एम्प्टी एरे है, तो आप यहाँ पे एम्प्टी एरे दे दीजिए। अब ये डेटा टाइप हो रहा है, आई होप कि आपको पता होगा कि उसका डिफाइन कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो आईडी, नेम, स्पिरिट, एबिलिटी, कुछ इस प्रकार से। तो क्रिएट रेड्यूसर एक मेथड है जिसमें आप पहला आर्गूमेंट जो डालेंगे एज अ इनिशियल स्टेट डालेंगे। ओके,
तो क्रिएट रिड्यूसर के अंदर इनिशियल स्टेट डाले और दूसरा जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वहाँ पे कॉल बैक पास कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉल बैक। कॉल बैक क्या करता है दोस्तों, तो कॉल बैक में एक्शन आप डिफाइन करेंगे कि यस ये एक्शन डिस्पैच होगा तो हम पार्टिकुलर थिंग करेंगे। ठीक है, तो एक्शन आप यहाँ पे लिखे हैं तो दो चीज़ हो जाता है, एक्शन का नेम भी लिख सकते हैं और उसका टाइप भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं दिखाऊं एक्शन में, ये है कार्ड एक्शन, इसमें ये टाइप है इसका, ये वेरिएबल में स्टोर है, मीन्स वैल्यूज़ है, तो ये वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप डालेंगे ये एक्शन, ये पार्टिकुलर एक्शन डिस्पैच होगा तो कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक और कॉल बैक यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। तो एक हो गया ऑन मेथड। ऑन मेथड में आप क्या होता है, क्रिएट रिड्यूसर में पहले इनिशियल स्टेट देंगे एंड देन ऑन मेथड यूज करेंगे। ऑन मेथड में आप ये पार्टिकुलर एक्शन डिफाइन करेंगे कि ये एक्शन डिस्पैच अगर होगा तो आप एक कॉल बैक पास कर रहे हैं। कॉल बैक में पहले इनिशियल स्टेट होगा एंड देन आप जो डेटा एज अ पेलोड पास किए थे, एज अ प्रॉप्स पास किए थे, एज अ आर्गुमेंट जो पास किए थे, वो डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। अब इस डेटा को यहाँ पे जो भी आप रिटर्न करेंगे वो इनिशियल स्टेट का वैल्यू चेंज कर देगा। तो जो डेटा आया वो यहाँ पे सेव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सेव कर दे रहे हैं ये डेटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो नाउ क्या हो गया कि जो आपका स्टोर था उसका स्टेट चेंज हो गया, आपने चेंज कर दिया। सिमिलरली ये इसको देखते हैं, ये वाले एग्जांपल में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि क्रिएट रिड्यूसर, क्रिएट रिड्यूसर में अगेन इनिशियल स्टेट पहले तो नल रहेगा और पहले अगर कोई और भी वैल्यू रहेगा तो ठीक है, अभी इनिशियली तो यहाँ पे नल है। देन ऑन, अगर एक पार्टी ये एक्शन डिस्पैच होगा, गेट कार्ड एक्शन डिस्पैच होगा तो आप स्टेट और डेटा एक कॉल बैक कॉल कर रहे हैं, कॉल बैक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कॉल बैक में क्या है, स्टेट, करेंट स्टेट में वैल्यू जो है उसको और अभी जो डेटा आप पास किए हैं एज अ पेलोड, एज अ आर्गुमेंट, वो जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पहले जो स्टेट था वो प्लस में आपका डेटा दोनों कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए एक होता है ना इम्यूटेबिलिटी पैटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, ओके, वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर एरे हो सकता है। बट एरे और ऑब्जेक्ट का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि ये रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होता है। ओके, इसका डेटा टाइप क्या है, रेफरेंस। तो ये रेफरेंस स्टोर करता है। अब रेफरेंस स्टोर में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि आप जो है पहले से जो डेटा है उसको आप मॉडिफाई कर रहे जा रहे हैं। ओके, तो आप जो है मॉडिफाई करने के बजाय आप रियल डेटा असाइन अगर आप करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो उसको बोलते हैं, हम लोग को इम्यूटेबिलिटी पैटर्न फॉलो करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले जो एरे में वैल्यू है हम उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे बल्कि एक नया होल एरे ही असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि अब पहले वाला जो वैल्यू है उसको और जो एज अ पेलोड आया दोनों को कंबाइन करके जो पहले जो वैल्यू है उसको हम लोग मॉडिफाई ना करके नया वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा स्टेट है, स्टेट का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो पहले वाला स्टेट का भी वैल्यू यहाँ पे है और जो आप चेंज करना चाह रहे हैं मीन्स जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर रिड्यूसर की मदद से आप स्टोर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप और भी लॉजिक लगा दीजिए। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़ अगर ये डेटा है तो ये स्टोर होगा, ये है तो ये स्टोर होगा।
कई सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। तो करेंटली ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये डेमो है, ठीक है। तो डेमो में बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट आप रियल प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि कई सारे कंडीशंस लगने पड़े, कई सारे लॉजिक्स हो, और उस लॉजिक के बेसिस पे आप जो है डेटा को आप अपडेट करेंगे, ओके, स्टोर के डेटा को अपडेट करेंगे। तो आप समझ गए एक्शन एंड देन रेड्यूसर। नाउ हम लोग समझते हैं सेलेक्टर कि कैसे आप वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हालांकि सिलेक्टर में और भी चीज़ें हैं जो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा, बट जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि स्टोर मॉड्यूल्स फॉर रूट, और यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कार्ड रिड्यूसर, एंड देन मीन्स जो भी रिड्यूसर आप यहाँ पे लिखे थे, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा रिड्यूसर। रिड्यूसर में क्या है, कार्ड रिड्यूसर, गेट कार्ड रिड्यूसर, तो नंबर ऑफ रिड्यूसर आप क्रिएट किए हैं, ओके, डिफरेंट पर्पस के लिए। तो उन सारे रिड्यूसर जितने भी हैं उसको आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि आप जो है ये जो कार्ड रिड्यूसर है ना, इसके ये क्या है, इनिशियल वैल्यू स्टोर है, मतलब स्टेट में, और आप चेंज कर रहे हैं। तो इसकी मदद से आप जो है इस जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल कार्ड डेटा स्टेट, इसके वैल्यू को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सिलेक्टर के मदद से आप स्टेट के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, बट कौन से स्टेट, मीन्स किस वैल्यू को आप प्राप्त करेंगे, ये भी तो होना चाहिए। वैल्यू तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, किसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ से मिल सकता है आपको कि ये रिड्यूसर में जो इनिशियल स्टेट यहाँ पे है, अब इनिशियल स्टेट मतलब जरूरी नहीं इनिशियल अभी ना है, बाद में चेंज हो सकता है। तो वो जो चेंज डेटा है वो आपको मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं ऐप मॉड्यूल में, और कार्ड में गए तो इस प्रकार से कार्ड हो गया, कार्ड डिटेल डेटा हो गया। तो इस प्रकार से आप हर एक रिड्यूसर से आप ये पता कर सकते हैं कि किस वैल्यू का हमको डेटा चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टर, ओके। कैसे करेंगे अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे कुछ सेटअप ऐसा किए हैं। देन हम लोग समझते हैं कि कैसे एक्शन को डिस्पैच करेंगे, और कैसे एक्शन को डिस्पैच करने के बाद वैल्यू को कैसे प्राप्त करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्टर। तो हम लोग आ जाते हैं ऐप कंपोनेंट .ts नो, हम लोग आ जाते हैं कार्ड, ये रहा हमारा कार्ड। आप यहाँ पे ऐप मॉड्यूल.ts में नोटिस करेंगे कि फॉर रूट में पाथ दिया गया है कार्ड एंड लोड चिल्ड्रेन, मीन्स एक फीचर मॉड्यूल लोड किया गया है। तो बेसिकली हमारा जो लॉजिक्स हैं वो सब इस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल में अवेलेबल रहेगा। तो ये रहा कार्ड में दोस्तों एक मॉड्यूल्स है, और इस मॉड्यूल्स में यहाँ पे दो कंपोनेंट यूज हो रहा है, कार्ड कंपोनेंट और कार्ड डिटेल कंपोनेंट। तो सबसे पहले कार्ड में जाते हैं और पहले HTML में जाते हैं। तो HTML में दोस्तों अब हम गए तो कैसे डिस्पैच करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो एक्शन को डिस्पैच करना बहुत आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की मदद से स्टोर को आपने इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं। एंड देन उसका एक मेथड होता है डिस्पैच, जिसमें आपको टाइप यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि ये टाइप अगर है, ये वाला एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन तो कई सारे हैं बट यूनिक एक्शन डिस्पैच होना चाहिए, और उस यूनिक एक्शन का एक पर्पस होता है जो कि रिड्यूसर में लिखा हुआ है। तो ये जो टाइप है, टाइप के अंदर जो कार्ड कंपोनेंट ये जो है, ये टाइप अगर मैच कर जाएगा तो ये हो गया यूनिक एक्शन का ये टाइप है। एंड देन पेलोड मतलब कुछ भी हो सकता है, हम तो ऐसा स्ट्रिंग में पास किए हुए हैं, बट ये कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो आप पास करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ पास किया गया है, टाइप और मे बी एक्शन, और दूसरा पेलोड, ठीक है। पेलोड मतलब डेटा, ये पास हुआ है। अब ये इस प्रकार से डिस्पैच किया गया है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्पैच हो रहा है, इट्स ओके। आप ये समझ गए कि कैसे आप डिस्पैच कर सकते हैं।
बट दोस्तों आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे डेटा एक बार सेव हो गया, अपडेट हो गया स्टोर का, तो कैसे डेटा को प्राप्त करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर, तो आपको यूज करना है मेथड सेलेक्ट, एंड देन आपको जैसे इंपोर्ट किए हुए हैं एज अ कार्ड, तो यहाँ पे कार्ड यूज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा ये इसके साथ मैच होना चाहिए। ये गया ऐप मॉड्यूल, और ऐप मॉड्यूल में आप नोटिस कर रहे हैं कि आप कार्ड ये यूज कर रहे हैं कार्ड रिड्यूसर के लिए। ओके, उसी टाइप से गेट कार्ड डिटेल डेटा, इसके लिए आप ये रिड्यूसर यूज कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट मैच होना चाहिए, ये कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैच हो रहा है, तो उस हिसाब इस ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि सिलेक्टर भी बना सकते हैं, ओके, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है, आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी आ रहा है। तो आप जो है एक्शन को डिस्पैच कर दिए, अब रिड्यूसर की मदद से स्टेट का वैल्यू चेंज हो गया, और चेंज वैल्यू आपको मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सेलेक्ट। और ये ऑब्जर्वेबल है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जर्वेबल है, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा डेटा को प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज़ आप अगर फ्रंट एंड में यूज कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप एसिंक का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं एसिंक का ऑपरेटर यूज किया हुआ हूँ, तो ये क्या करता है, अगर प्रॉमिस है या फिर ऑब्जर्वेबल है, दोनों को सब्सक्राइब कर देता है। तो ये इसका एडवांटेज है। अगर डायरेक्टली कहीं शो कराना है फ्रंट एंड वगैरह में, तो आप एसिंक ऑपरेटर यूज कर लीजिए, एसिंक पाइप यूज कर लीजिए। अदरवाइज आप सब्सक्राइब करके भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं, तो जो भी लेटेस्ट डेटा है हमेशा आपको मिलता रहेगा। ओके, तो ये आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है, तो एक पार्टिकुलर एक्शन डिस्पैच होगा, तो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट, देखिए ये एक एपीआई कॉल करके मैं डेटा को ऐसे शो करा रहा हूँ, और नेक्स्ट मैं करूँगा तो नेक्स्ट डेटा यहाँ पे आ रहा है, और प्रीवियस कर रहा हूँ तो प्रीवियस डेटा आ रहा है, राइट। तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस पे मैं क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे काम कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट। कैसे, तो देखिए जब भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारा लोड मेथड ये कॉल हुआ, क्योंकि अगर मैं फ्रंट एंड में अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये तो चलो मैं एपीआई लाइक कार्ड को दिखा रहा हूँ, बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन है, तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन पे मैं लोड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और जिसमें मैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस यूआरएल को पास कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट और प्रीवियस में यूआरएल पड़ा हुआ है, तो उसको मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे पास हुआ, जाहिर सी बात है, तो वो मैं यहाँ पे पास हुआ एज अ पेलोड। तो देख सकते हैं मैं स्टोर डिस्पैच किया, डिस्पैच करने के बाद टाइप में डाला का यूनिक एक्शन प्रोवाइड किया, इस यूनिक एक्शन को मैं डिस्पैच किया विद द पेलोड। ये एक्शन डिस्पैच होगा तो क्या होगा, ये जाएगा रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर क्या करेगा, स्टेट के वैल्यू को चेंज कर देगा। एंड देन इफेक्ट क्या करेगा, इसके इफेक्ट पे वो एपीआई कॉल करेगा। कैसे, तो चलिए मैं इफेक्ट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इफेक्ट पे, तो ये रहा हमारा कार्ड इफेक्ट डॉट टी एस, इसको समझते हैं। तो एक एक्शन है ये वाला, ठीक है, उसका टाइप ये है। ये पार्टिकुलर एक्शन जब डिस्पैच होगा, अब देखिए ये इफेक्ट कैसे बनाते हैं, तो क्रिएट इफेक्ट कितना आसान है। रिड्यूसर कैसे बनाएंगे, क्रिएट रिड्यूसर। एक्शन कैसे बनाएंगे, क्रिएट एक्शन। इफेक्ट कैसे बनाएंगे, क्रिएट इफेक्ट। उसमें क्या है, कॉल बैक है, ठीक है। कॉल बैक में क्या है कि दिस डॉट एक्शन, ओके, दिस डॉट एक्शन। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एक्शन को पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन को इंजेक्ट करेंगे तभी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस डॉट एक्शन डॉट पाइप, क्योंकि ये सारे पाइपेबल ऑपरेटर हैं। देखिए RxJS में मैं आपको बताया था कि दो टाइप के ऑब्जर्वेबल होते हैं, एक पाइपेबल ऑपरेटर होते हैं और दूसरा क्रिएशन ऑपरेटर होते हैं। तो क्रिएशन ऑपरेटर जिससे ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हैं, और पाइप मतलब उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर डाल सकते हैं, और क्रिएशन ऑपरेटर को उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। पाइपेबल एक अलग से ऑपरेटर होते हैं, जैसे मर्ज मैप हो गया, और मैप हो गया, फिल्टर हो गया, टैप हो गया, ओके।
कई सारे अदर ऑपरेटर हैं जो पाइपेबल ऑपरेटर है, पाइप के अंदर डाल सकते हैं। उससे होगा ये कि पहला ऑपरेटर से जो आउटपुट आएगा वो चला जाएगा अगले वाले ऑपरेटर के पास एज अ इनपुट, ओके, एंड देन अगले वाले के पास चला जाएगा एज अ आउटपुट। तो ऐसे करके हमारा काम चलते रहता है। तो आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल से जो डेटा आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन मैं उसको डिटेल में यहाँ पे नहीं बताने वाला RxJS के बारे में, बट आई होप कि आपको ओवरऑल आइडिया हो रहा है। तो यहाँ पे दिस डॉट एक्शन डॉट पाइप एंड देन ये एक पार्टिकुलर एक्शन होता है, तो इसके इफेक्ट पे क्या होना चाहिए। तो ये एक्शन कभी भी ट्रिगर होगा, मतलब ये एक्शन कभी भी डिस्पैच होगा तो आप जो है वैल्यू को प्राप्त करेंगे। जो वैल्यू एक्शन, अब ऑफकोर्स कोई भी एक्शन ट्रिगर होगा तो रिड्यूसर की मदद से स्टेट का वैल्यू अब वहाँ पे चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो चेंज वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज अ पाराम, ठीक है। तो आपको मिल गया एंड देन आप यहाँ पे मर्ज मैप यूज कर रहे हैं। बट आप बोलेंगे व्हाई वी आर यूजिंग द मर्ज मैप, बट अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली फंडा ये है कि वो वैल्यू को आप चाहिए, क्योंकि एक एक्शन डिस्पैच होगा तो रिड्यूसर की मदद से स्टेट का वैल्यू चेंज हो गया, तो वो चेंज्ड वैल्यू चाहिए आपको, वो आपको मिल गया। एंड देन आप API कॉल करेंगे। तो API कॉल करने के लिए कैसे, दिस डॉट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल आपको यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा एंड विद हेल्प ऑफ दैट आप गेट पोस्ट पुट जो भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं वो मेथड। एंड देन आप सपोज गेट मेथड है तो पैरामीटर पास करेंगे, तो जो भी पास करना चाहते हैं मीन्स URL पास करेंगे। तो आपने जो पहला एक्शन, ये वाला एक्शन जो डिस्पैच हुआ था, उस एक्शन के बेसिस पे जो डेटा आया था उस डेटा को पाराम में आप कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको चाहिए डॉट पेलोड, पेलोड का डेटा चाहिए, तो पैराम डॉट पेलोड किए तो आपको URL मिल गया। एंड देन API कॉल करने के बाद आपने एक और एक्शन को डिस्पैच किया और एज अ पेलोड वो डेटा को पास कर दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, समझते हैं बात को, कि जैसे ही एक एक्शन डिस्पैच हुआ वो क्या करेगा, रिड्यूसर के मदद से स्टेट का वैल्यू चेंज हो गया, और क्योंकि स्टेट का वैल्यू चेंज हो गया तो वो जो है आपको उसका वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। उस वैल्यू को लेकर आप एक API कॉल करेंगे। API कॉल करने के बाद जो रिटर्न डेटा मिलेगा उस डेटा को आप पास कर देंगे टू रिड्यूसर विथ डिस्पैचिंग अनदर एक्शन। एक दूसरा एक्शन डिस्पैच करेंगे और एज अ पेलोड आप डेटा पास कर देंगे, और रिड्यूसर क्या करेगा, उस डेटा को स्टेट में फिर से सेव कर देगा। डिफरेंट डेटा है ऑफ कोर्स, ये वाला डिफरेंट डेटा है, स्टेट में चेंज कर देगा। और जैसे ही चेंज हुआ तो जो भी सिलेक्टर यूज कर रहा है उसको नया डेटा आसानी से मिल जाएगा। किसी भी पार्ट में एप्लीकेशन, किसी भी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन में अगर यूज कर रहा है सेलेक्टर की मदद से, वो जो हमारा स्टोर है वहाँ का डेटा एक्सेस कर रहा है, तो वो लेटेस्ट डेटा आपको वहाँ पे आपको उसको मिल जाएगा, ओके। बट यहाँ पे दोस्तों देखेंगे व्हाई इट इज़ मर्ज मैप। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे सिनारियो जो क्रिएट हुआ है ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल का सिनारियो क्रिएट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए एक आउटर ऑब्जर्वेबल हो गया। आउटर ऑब्जर्वेबल क्यों, क्योंकि एक एक्शन से डेटा आ रहा है। जब भी एक्शन डिस्पैच होगा, एक एक्शन जब भी डिस्पैच होगा तो वो डेटा स्टेट में चेंज, स्टोर में चेंज हो जाएगा और वो चेंज डेटा यहाँ पे मिलेगा, एज अ ऑब्जर्वेबल मिलेगा, ठीक है। तो एज अ ऑब्जर्वेबल एक डेटा मिल रहा है। अब उस ऑब्जर्वेबल डेटा के बेसिस पे आप दूसरा एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेबल आ गया, ठीक है। एक हो गया आउटर ऑब्जर्वेबल, जो जब भी एक एक्शन डिस्पैच होगा आपको वैल्यू मिलेगा जब भी डिस्पैच हो जाए। अब जैसे कि कैसे कब डिस्पैच हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैं नेक्स्ट मेथड पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो नया एक्शन डिस्पैच होते जा रहा है, जाहिर सी बात है। तो जब डिस्पैच होगा तब तक वैल्यू इमिट होगा, और वो इमिटेड वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, और उस इमिटेड वैल्यू के ऊपर हम HTTP API कॉल कर रहे हैं, बट ये भी ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है दोस्तों।
मतलब एक आउटर ऑब्जर्वेबल, इनर ऑब्जर्वेबल। तो अब यहाँ पे जब ऐसा सिनारियो हुआ जाता है तो अगेन 2 बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बट आपके पास मर्ज मैप है ना, हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर है। मर्ज मैप क्या करेगा दोस्तों, अब इसमें कई सारे मेथड ऑपरेटर है, जैसे मर्ज मैप, कॉन्कैट मैप, एग्जॉस्ट मैप, ओके, ऐसे करके हो जाते हैं, राइट। एग्जॉस्ट मैप, कॉन्कैट मैप, मैं एक और है भूल रहा हूँ, और एक स्विच मैप होता है। तो अब इसका अलग अलग प्रक्रिया होता है। अब सपोज कई सारे सिनारियो आ गए ना, अब मान लीजिए कि आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा बार बार इमिट हो रहा है, तो पहला डेटा इमिट हुआ, उसके लिए एपीआई कॉल हुआ, एपीआई कॉल करने में मान लीजिए कि 2 मिनट टाइम लग गया, बस उस 2 मिनट में आपका जो आउटर ऑब्जर्वेबल है मल्टीपल टाइम्स डेटा इमिट कर दिया, तो क्या होगा, पहले तो प्रोसेस में ही था, पहले तो कंप्लीट हुआ नहीं है पहले का प्रोसेस, अब नया डेटा इमिट हो गया, तो कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसको एक्सेस कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारे सिनेरियो यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल का जो ऑपरेटर है आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे स्विच मैप क्या करता है, स्विच मैप क्या करेगा कि मान लीजिए कि पहला वाला आउटर ऑब्जर्वेबल से डेटा आया, उसको प्रोसेस कर रहा है, और एक और डेटा आ गया, अभी प्रोसेस में ही है इनर ऑब्जर्वेबल, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, पहले वाले को कैंसिल कर देगा और लेटेस्ट वाले को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विच मैप। अब एग्जॉस्ट मैप क्या करता है, तो इसका उल्टा, पहले वाले को अभी प्रोसेस कर रहा है और बार बार बट आउटर ऑब्जर्वेबल और डेटा इमिट कर रहा है, तो क्या करेगा कि उसको इग्नोर कर देगा, मतलब एग्जॉस्ट नेम से ही पता चल रहा है, उसको एग्जॉस्ट कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया, पहला हमारा प्रोसेस हो जाएगा, देन नेक्स्ट वाले को पिक करेंगे। एंड देन मर्ज मैप में जो जैसे जैसे आते जा रहा है उसको प्रोसेस करते जा रहा है, जब भी प्रोसेसिंग डन हो जाएगा डेटा रिटर्न कर देगा, ओके। एंड देन कॉन्कैट मैप होता है, कॉन्कैट मैप मतलब एक जो आया डेटा उसको प्रोसेस किया, एंड देन सेकेंड वाले को प्रोसेस करेगा, देन थर्ड वाले को प्रोसेस करेगा, फर्स्ट वाले के 2 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट के बाद इतने देर तक होल्ड करेगा आउटर ऑब्जर्वेबल के डेटा को। तो कुछ इस प्रकार के सिनारियो यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे आपको मर्ज मैप, स्विच मैप, कॉन्कैट मैप, ये सारे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के जो ऑपरेटर हैं यूज करना पड़ सकता है। तो दोस्तों है ना ये बहुत आसान, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है, ये वीडियो करीब अभी 47.41 मिनट हो गया है, बट यस ये 1 आवर में आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट समझ में आ गया होगा, ओके, कि कैसे आप एक्शन यूज करते हैं। तो एक्शन बहुत आसान है, एक एक्शन डिस्पैच होगा, उसके इफेक्ट पे दूसरा इफेक्ट बहुत आसान है, एक एक्शन डिस्पैच होगा, उसके बेसिस पे उसके इफेक्ट पे दूसरा एक्शन डिस्पैच करवा रहे हैं, उसमें आप पेलोड पास कर रहे हैं, पेलोड में मतलब डेटा पास कर रहे हैं, जो आप स्टेट में वैल्यू को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूसर, और जब भी वैल्यू चेंज हो जाएगा तो एज अ सेलेक्टर आपको लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा, बिकॉज इट्स ऑब्जर्वेबल। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है, जाहिर सी बात है आपको लेटेस्ट डेटा, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वो लेटेस्ट डेटा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगेन पहला प्रक्रिया क्या हो गया, तो हो गया एक्शन। एक्शन कैसे बनाते हैं, तो एक्शन बनाना बहुत आसान है, क्रिएट एक्शन, जिसमें यूनिक टाइप आप डालते हैं, एक्शन का टाइप यूनिक होता है, एंड देन ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ मैंडेटरी बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस यूज होता है, ठीक है। एंड देन प्रॉप्स, अगर प्रॉप्स अगर एक्सेप्ट करता है, प्रॉप्स मतलब पेलोड बोल दें, तो ऐसे कर सकते हैं। एक्शन क्रिएट हो गया, रिड्यूसर फिर आप क्रिएट करेंगे, वो अगर पार्टिकुलर एक्शन डिस्पैच होता है तो रिड्यूसर स्टेट के वैल्यू को चेंज करेगा, तो ये हो गया रिड्यूसर। क्रिएट रिड्यूसर मेथड यूज किए, जिसमें इनिशियल स्टेट आप डालेंगे, एंड देन ऑन में यहाँ पे डालेंगे एक्शन, कौन सा एक्शन ये वाला एक्शन अगर डिस्पैच होगा तो क्या होना चाहिए, तो उसमें एक कॉल बैक पास करेंगे, जिसमें पहले स्टेट का वैल्यू रहेगा और जो एज अ पेलोड पास किए वो रहेगा, तो उस पेलोड को आप स्टेट में अपडेट करवा सकते हैं,
एंड देन इस रिड्यूसर के मदद से आप सिलेक्टर क्रिएट कर सकते हैं और उस सिलेक्टर का आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके, तो सिलेक्टर क्रिएट किए, सिलेक्टर आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू कभी भी चेंज होगा वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ये ऑब्जर्वेबल है और डेटा बहुत ही डेटा विल फ्लो लाइक अ स्ट्रीम। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको डेटा मिलता रहेगा, जब भी वैल्यू चेंज होगा आपको नया डेटा हमेशा मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्ट। तो दोस्तों ये है, ये कितना आसान है। तो जैसे मैं कार्ड में जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे डिस्पैच हुआ है। तो डिस्पैच स्टोर्ड और डिस्पैच मेथड यूज करके आप यहाँ पे टाइप डाल सकते हैं, पेलोड डाल सकते हैं, ऐसे करके डिस्पैच कर सकते हैं। अगेन इसको डिस्पैच करने से पहले आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट भी करना पड़ेगा स्टोर को, एंड देन सेलेक्ट मेथड यूज करके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्पैच एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट। अब सेम चीज़ है कार्ड में, जैसे मैं दिखाया कार्ड डिटेल में भी वही प्रक्रिया यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, दिस डॉट स्टोर डॉट सिलेक्ट गेट कार्ड डिटेल। ओके, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं और डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, बट उससे पहले इंजेक्ट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे डिस्पैच एक्शन को ऐसे डिस्पैच मेथड है, बहुत सिंपल है दोस्तों। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो करेंगे तो क्लियर कट आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।